घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और यह है ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। आज शुरुआत करते हैं एक गाने से। परदेस फिल्म में आनंद बख्शी साहब का लिखा एक गाना। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। इसी में आगे एक पंक्ति आती है, बातें कर रही हैं नजर चुपके चुपके। आज के दुनियादारी की जो कहानी है उस पर ये चुपके चुपके वाला भाव फिट बैठ रहा है। हुआ यूं कि 23 नवंबर को इजराइल और सऊदी अरब से जुड़ी एक खबर आई। इसके मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चुपके सऊदी अरब गए। वहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और वापस लौट आए। ये बड़ी सनसनीखेज खबर थी क्योंकि इससे पहले इजराइल और सऊदी की टॉप लीडरशिप की मुलाकात का ऐसा कोई ज्ञात मामला सामने नहीं आया था। लेकिन इस खबर के साथ एक दिक्कत थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो इजराइल ने की और ना ही सऊदी ने। नेतन्याहू तो गोल घुमाकर पुष्टि जैसा बयान दे भी चुके हैं, लेकिन सऊदी अभी भी साफ इनकार कर रहा है। लेकिन इजराइल की टॉप लीडरशिप के कई लोग खुलकर मीटिंग की बात मानते दिखे। कुल मिलाकर यह मामला बन गया कुछ जाहिर कुछ निहार। और ऐसा क्यों है? नेतन्याहू और एमबीएस के मिलने की कितनी संभावनाएं हैं? मीटिंग हुई तो क्यों हुई? आज की दुनियादारी में ये सब बातें विस्तार से जानेंगे। वर्तमान में आने से पहले आपको एक पुराना किस्सा सुनाते हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस मीटिंग का इतिहास क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का इतिहास क्या है। इजराइल की राजधानी है टेल अवीव। इसके उत्तर की दिशा में एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक गेस्ट हाउस है। यह मेहमान खाना है इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस का। हम में से ज्यादातर लोग इस संगठन को इसके शॉर्ट नेम मोसाद से जानते हैं। बात 47 बरस पुरानी है। तारीख थी 25 सितंबर 1973 की। इस रोज शाम के वक्त मोसाद के गेस्ट हाउस में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। किसके बीच? तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर और जॉर्डन के किंग हुसैन के बीच। किंग हुसैन ने 2 दिन पहले खुद ही ये अपॉइंटमेंट फिक्स किया था। कहा था बहुत अर्जेंट मामला है। दरअसल किंग हुसैन इजराइल को आगाह करने आए थे। उन्हें भनक लगी थी कि इजिप्ट और सीरिया मिलकर इजराइल पर हमला करने वाले हैं। लेकिन इजराइल ने इस टिप पर बहुत ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि अरब मुल्क अब तक उनसे हारते आए हैं, तो ऐसे में हारने के डर से अब ये देश कोई युद्ध नहीं करेंगे। किंग हुसैन की विजिट को 10 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। फिर आई 6 अक्टूबर 1973 की तारीख। इस रोज इजराइल यौम किपोर मना रहा था। यह दिन ईश्वर से अपने गुनाहों की मुआफी मांगने का दिन है, यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिनों में से एक। उस रोज दोपहर बाद करीब 2 बजे किंग हुसैन की चेतावनी सही साबित हो गई। इजिप्ट और सीरिया ने धप्पा बोलते हुए इजराइल पर दोतरफा हमला कर दिया। यह हमला सीरिया और इजिप्ट ने किया था, लेकिन इसका मास्टरमाइंड था सऊदी अरब। शुरुआत में इजराइल की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर उसने युद्ध में वापसी की। इजराइल को मजबूत होते देखकर सऊदी और इराक खुलकर युद्ध के मैदान में आ गए। यहां तक कि इजराइल को टिप देने वाला जॉर्डन भी उनके साथ हो गया। और इस साझा मोर्चे पर भी जब इजराइल भारी पड़ने लगा, तब सऊदी ने निकाली एक युक्ति। उसने अमेरिका जैसे देशों को इजराइल की मदद करने से रोकने के लिए कच्चे तेल को अपना हथियार बनाया, ऑयल प्रोडक्शन को 5% घटा दिया और यह भी कहा कि जब तक इजराइल 1967 के युद्ध में जीते इलाकों को पूरी तरह खाली नहीं करता, जब तक इजराइल फिलिस्तीनी आवाम के अधिकारों को बहाल नहीं करता, तब तक हर महीने अरब के तेल उत्पादक देश 5-5% उत्पादन घटाते रहेंगे। सऊदी के नेतृत्व में अरब देशों द्वारा लिए गए इस फैसले से दुनिया में तेल की कमी हो गई। तेल की कीमतें 3 गुना से ज्यादा बढ़ गईं। पेट्रोल पंप्स पर सन्नाटा छा गया, इंडस्ट्रीज में सन्नाटा छा गया, स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरने लगा बुरी तरह से, और ग्लोबल इकोनॉमी भी लुढ़कने लगी। जाहिर सी बात है कि अमेरिका और तमाम पूंजीवादी देश दबाव में आ गए। इस वक्त सऊदी के राजा थे किंग फैसल। एक रोज वो कैमरे के सामने आए और बोले, अगर समूची अरब आबादी भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार ले, फिलिस्तीन के बंटवारे को मंजूर कर ले, तब भी सऊदी उन्हें ज्वाइन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आपने ये बयान सुना, ये तल्खी सुनी। अब फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट पर आते हैं। किंग फैसल की उस ऐतिहासिक स्पीच के वक्त उनके ठीक पीछे खड़े थे सऊदी के मौजूदा किंग
कौन है ये मौजूदा किंग? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS इस वक्त सऊदी के क्राउन प्रिंस कम डिफैक्टो लीडर हैं और इन्हीं MBS की कथित मीटिंग हुई इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से। और ये कब हुआ? 22 नवंबर 2020 को। इस मीटिंग को सबसे पहले रिपोर्ट किया इजराइल की न्यूज वेबसाइट वल्ला ने, फिर बाकी इजरायली मीडिया भी ये न्यूज चलाने लगी। ये सारी रिपोर्ट्स एक अनाम इजरायली अधिकारी के हवाले से चलाई गई। इसके मुताबिक 22 नवंबर को नेतन्याहू एक प्राइवेट जेट में बैठकर सऊदी गए। वहां नियोम नाम के शहर में MBS से उनकी मुलाकात हुई। इस मीटिंग में मोसाद के चीफ योसी कोहेन भी नेतन्याहू के साथ थे और थे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो। उनके मौजूद होने की खबरें भी अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं, लेकिन सऊदी वो इन खबरों को खारिज कर रहा है। वहां के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैंने न्यूज रिपोर्ट्स देखी जिसमें दावा है कि माइक पॉम्पियो की हालिया यात्रा के समय सऊदी क्राउन प्रिंस और इजरायली अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये तो सऊदी अरब का पक्ष हो गया आधिकारिक। इजराइल इन खबरों पर क्या कह रहा है? सबसे पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बात करते हैं। खबरों के मुताबिक 23 नवंबर को नेतन्याहू अपनी लिकुड पार्टी के साथियों से मिले। उनसे इस मीटिंग के बाबत सवाल पूछा गया, पार्टी के लोगों ने पूछा और नेतन्याहू का जवाब क्या था? मैंने इस तरह की बातों पर कभी टिप्पणी नहीं की, ना ही अब करूंगा। इतने बरसों से इजराइल को मजबूत करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी कोशिश रही है कि इजराइल के बाकी देशों के साथ संबंध शांतिपूर्ण रहे। नेतन्याहू का आपने जवाब सुना, इससे क्या समझ आता है? हमें तो यही समझ आया कि वो मीटिंग से साफ इनकार नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि इसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहेंगे। नेतन्याहू ने एक रणनीतिक चुप्पी साधी, संकेतों में इशारा किया, लेकिन उनके सहयोगी वोकल हैं। मसलन इजराइल के शिक्षा मंत्री योआव गलांत, उन्होंने इजराइल की आर्मी रेडियो पर बोलते हुए नेतन्याहू को इस मीटिंग पर बधाई दी, कहा कि यह बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स का भी बयान आया। गेंट्स के पास वैकल्पिक प्रधानमंत्री का पद है, तो वो नाराज थे। उन्होंने गुस्से में कहा कि नेतन्याहू ने उन्हें इस मीटिंग की जानकारी नहीं दी। गेंट्स ने यह भी कहा कि इतनी संवेदनशील और सीक्रेट यात्रा का मीडिया में लीक होना नेतन्याहू की घनघोर लापरवाही है। ये तो बात हुई सऊदी अरब और इजराइल की। इंटरनेशनल मीडिया की भी कुछ खबरें इस मीटिंग की बात पर मुहर लगा रही हैं। मसलन वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसने अपनी एक रिपोर्ट में सऊदी सरकार के 3 सलाहकारों के हवाले से कहा कि यह मीटिंग हुई है। इस हाँ और ना से इतर कुछ कथित सबूत भी हैं जो इस मीटिंग की पुष्टि करते हैं। मसलन एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है flightradar24.com। इसके मुताबिक 22 नवंबर की रात करीब 7:30 बजे टेल अवीव से एक विमान उड़ा। ये सिनाई पेनिसुला के पास से होता हुआ नियोम की तरफ, वो शहर जहां मीटिंग की बात कही गई, मुड़ा और लैंड हो गया। 3 घंटे बाद यही विमान नियोम से उड़कर उसी रास्ते से वापस टेल अवीव आया। कुछ इंटरनेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू बिजजेट T-7CPX प्लेन में बैठकर इस मीटिंग के लिए गए। ये वही विमान है जिसमें बैठकर नेतन्याहू पुतिन से मिलने जाते रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये मीटिंग हुई तो क्यों हुई? क्या ये अचानक से हुआ कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे सऊदी और इजराइल करीब आने लगे? जवाब है नहीं। ये प्रक्रिया पिछले कई बरसों से चल रही है, पर्दे के पीछे चल रही है। 2015 में MBS के एक्टिव रोल में आने के बाद से ही इजराइल और सऊदी में करीबी आ रही है। इसके संकेत धीमे धीमे रिलीज किए जा रहे हैं ताकि लोग धीमे धीमे अभ्यस्त हों, अचानक से झटका न लगे। इसी के तहत 2016 में सऊदी का एक डेलीगेशन जेरूसलम गया। यहां इजरायली विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात भी हुई। फिर खबर आई कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के मामले में दोनों देश एक दूसरे की चुपके चुपके हेल्प कर रहे हैं। 2018 में MBS का स्टेटमेंट भी आया कि इजरायलियों को भी अपनी जमीन का हक है। ये बहुत बड़ी बात है। MBS ने तब यह भी कहा कि अगर इजराइल और सऊदी में आधिकारिक रिश्ते बने तो दोनों देशों को फायदा होगा। इस बयान की आप अहमियत समझिए। जिस सऊदी ने इजराइल के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया, उसे देश की मान्यता तक नहीं दी, उसी सऊदी का क्राउन प्रिंस अब खुलकर इजराइल के साथ फॉर्मल रिश्ते बनाने की पैरोकारी कर रहा था। MBS के इरादों की एक झलक सऊदी के टीवी प्रोग्राम्स में भी दिखती है। मसलन एक चैनल है वहां पर, मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, शॉर्ट में से MBC कहते हैं, है सऊदी का चैनल, मुख्यालय दुबई में है। इस रमजान के महीने में MBC ने एक सीरियल दिखाया, हारून नाम का। इसमें कई यहूदी पात्र थे। मुस्लिम और यहूदी पात्रों के बीच लव स्टोरी वाला एंगल भी था। इस सीरियल में मुस्लिम और यहूदी लोगों के बीच भाईचारा दिखाया गया। दोनों एक दूसरे के फंक्शंस में शामिल होते हैं। इस तरह की चीजें बाकी देशों को मामूली लग सकती हैं, लेकिन जिन दो नस्लों के बीच घृणा का आधार रहा हो,
वहां पर इस तरीके के सीरियल दिखाना एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी माना जाता है। आप सोचिए, ये प्रोग्राम उसी सऊदी में प्रसारित हुआ जहां लोग इजराइल से हद से ज्यादा नफरत करते थे, सोचते थे कि यहूदी बच्चों का खून पीते हैं, शैतान होते हैं, उन्हें जीने का हक नहीं है। ऐसे में वहां यहूदी किरदारों वाला सीरियल सत्ता की मंजूरी के बिना तो नहीं बन सकता। वैसे भी एमबीसी कहने को प्राइवेट है, उस पर पूरा कंट्रोल सऊदी के हुक्मरानों का है, राजशाही का है। सवाल ये उठता है कि एमबीएस ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है ईरान। वो सऊदी और इजराइल दोनों का कॉमन दुश्मन है। उसके मुकाबले अगर दोनों हाथ मिला लें तो ईरान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक तात्कालिक वजह और है एमबीएस और नेतन्याहू के साथ आने की, और ये वजह है अमेरिका, जहां ट्रंप की छुट्टी हो गई है। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। बाइडेन और उनकी सहयोगी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दोनों ही सऊदी पर सख्त हैं। वो सऊदी की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कह चुके हैं। बाइडेन नेतन्याहू को भी वो फ्री हैंड नहीं देंगे जो ट्रंप देते थे, और यह भी मुमकिन है कि बाइडेन ईरान के साथ अमेरिका की न्यूक्लियर डील को, जो बराक ओबामा के वक्त शुरू हुई थी, फिर से जिंदा कर दें। सऊदी और इजराइल दोनों ही नहीं चाहेंगे कि ईरान मुख्य धारा में लौटे, और शायद यही वजह है कि बाइडेन के कार्यभार संभालने से पहले इजराइल और सऊदी फाइनल डीलिंग का मूड बना रहे हैं। यूएई और बहरीन पहले ही इजराइल से डील कर चुके हैं, और बिना सऊदी के आशीर्वाद के वो ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में अब बस इतना बचा है कि इजराइल और सऊदी पर्दे के पीछे चल रही अपनी इस दोस्ती का इजहार सबके सामने कर दें, सबके सामने गले मिल लें। ऐसा करने में इजराइल को कोई झिझक नहीं, लेकिन सऊदी को है। वो एंटी इजराइल ग्रुप का सरगना रहा, फिलिस्तीन का हिमायती रहा। शायद उसे ये दोस्ती स्वीकारने में थोड़ा और वक्त लगे, माहौल बनाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहे। अभी वो वक्त नहीं आया, और इसीलिए सऊदी इस मीटिंग का खुलकर इनकार कर रहे हैं कि ये मीटिंग नहीं हुई। लेकिन जैसे हालात हैं उससे तो यही लगता है कि झिझक टूटने में अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी थाईलैंड से है। यहां जुलाई से ही सरकार और राजशाही के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पुलिस ने इस प्रोटेस्ट के लीडर्स को समन भेजा, उन पर राजा का अपमान करने और शहर को ब्लॉक करने का इल्जाम लगाया। इसका जवाब देने के लिए पुलिस ने 30 नवंबर की डेडलाइन दी है। अगर ये लीडर राजा के अपमान के दोषी पाए गए तो उन्हें 15 साल तक की कैद हो सकती है। अगली सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से। यहां अब्दुल नासिर बेम्ब्रिका नाम के एक मौलवी की नागरिकता रद्द कर दी गई। बेम्ब्रिका 2005 में हुए एक आतंकवादी हमले का दोषी पाया गया। 2009 में उसे 15 साल जेल की सजा हुई। नियमों के मुताबिक दिसंबर 2020 में वो रिहा हो सकता है। ऐसा हो इससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उसकी नागरिकता छीन ली। ये पहली दफा है जब ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए किसी व्यक्ति की नागरिकता इस तरह से खत्म की गई। सरकार का कहना है कि जनता की हिफाजत के लिए फैसला जरूरी था, बिल्कुल जरूरी फैसला। तीसरी सुर्खी रूस से है। 24 नवंबर को रूस और अमेरिका के बीच सी ऑफ जापान इलाके में तकरार हुई थी। इस रोज अमेरिका का जॉन एस मैककेन युद्धपोत एक ऐसे समुद्री इलाके में घुस गया जिस पर रूस अपना दावा करता रहा, और तब रूस ने अमेरिकी जहाज को डुबोने की धमकी दी थी। अब इस घटना को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान आया। रूस ने कहा कि हमारी धमकी से डरकर अमेरिकी युद्धपोत ने रास्ता बदला, और अमेरिका उसने इसे सिरे से खारिज किया। उसका कहना है कि रूस मनमाने क्लेम कर रहा है। ये थी सुर्खियां। आखिरी में दुनियादारी में तारीख की बारी। आज तारीख 25 नवंबर है। इसका संबंध है एक तलाक से। तलाक दो ग्रुप्स के बीच जिन्हें लगा था कि उनके साथ रहने की मियाद पूरी हो गई। अलग होने में ही समझदारी है। दो समूहों का रिश्ता टूटा और दुनिया को दो नए मुल्क मिले। ये कहानी चेकोस्लोवाकिया की है। ये देश एक युद्ध का नतीजा था। पहले वर्ल्ड वॉर में हारने वाले देशों में ऑस्ट्रिया और हंगरी भी शामिल थे। इनके साम्राज्य के कुछ हिस्सों को जोड़कर अक्टूबर 1918 में एक नया देश बना। ये देश दो सजातीय समूहों से मिलकर बना था। इसमें से एक था चेक ग्रुप और दूसरा स्लोवाक ग्रुप। कुछ वर्षों तक यहाँ लोकतंत्र पनपा। फिर आया 1933 का साल। जर्मनी में हिटलर का राज शुरू हो चुका था। यूरोप में विस्तारवाद के रास्ते चलते हुए 1938 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने तक चला। जब जर्मनी की मात हुई तो चेकोस्लोवाकिया फिर से आज़ाद हुआ, और आज़ाद होते ही ये सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया। जब सोवियत का प्रभाव आया तो कम्युनिस्ट विचारधारा साथ आई। 1948 में चेकोस्लोवाकिया सोवियत खेमे का हिस्सा बन गया। मार्केट से लेकर मिलिट्री तक सब कुछ मॉस्को के कंट्रोल में चला गया।
जब तक सोवियत मजबूत रहा उसने यहाँ अपनी पकड़ बनाए रखी। कुछ एक नागरिक विद्रोह हुए, लेकिन सोवियत ने सत्ता की सैन्य ताकत के दम पर जोर जबरदस्ती से उन्हें दबा दिया। फिर आया 1980 का दशक। सोवियत की ताकत ढलने लगी, साम्राज्य बिखरने लगा। ऐसे में 1989 में चेकोस्लोवाकिया के भीतर भी कम्युनिस्ट विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। ये प्रोटेस्ट कामयाब रहे, कम्युनिस्ट लीडरशिप को सत्ता छोड़नी पड़ी। जून 1990 में यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए, लेकिन स्थितियां फिर भी बिगड़ती रहीं। यहाँ चेक्स और स्लोवाक्स के बीच मनमुटाव शुरू हो गया और तब दोनों तरफ के लीडरान बैठे और उन्होंने तय किया कि अब शांति से अलग होने का वक्त आ गया है। संबंध विच्छेद का ऐलान हुआ 25 नवंबर 1992 को और इसे नाम दिया गया वेलवेट डिवोर्स। जब अगले साल की पहली धूप निकली तो 1 जनवरी 1993 का दिन था और चेकोस्लोवाकिया 2 मुल्कों में बढ़ चुका था। एक देश का नाम हुआ चेक रिपब्लिक और दूसरा कहलाया स्लोवाकिया। आज की दुनियादारी में इतना ही। मौसम बदल रहा है, आप अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। फिर मिलेंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।